हाय स्टूडेंट्स, जिसका इंतजार था वो आ गया। अनेकों स्टूडेंट डेली मैसेज करता था कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, एमसीक्यू बताइए। पहले भी हम आपको बोले थे कि जैसे ही सारा कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा एक एक ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। कोई भी टीचर आज तक केवल अकाउंटिंग कंसेप्ट से 45 ऑब्जेक्टिव नहीं बताया होगा। इसके बाद कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे। कंपनी अकाउंट पढ़ाने के बाद उसे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव हम देंगे। इसीलिए हम पहले आपको बोले थे कि बाबू एक बार अच्छा सा कंसेप्ट देख लो, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव हम बता देंगे। कोई भी आज तक टीचर केवल अकाउंटिंग कंसेप्ट का इतना ऑब्जेक्टिव नहीं दिया होगा। गारंटी के साथ यदि इस 45 ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है अकाउंटिंग कंसेप्ट से, इसी से रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको इसमें दिखाया गया है। 2018 से पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पर दिखेगा। और एक और मैं बता दूं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जूनियर क्लर्क के लिए तो है ही, बिहार लेखपाल के जो अप्लाई किए हैं उनके लिए भी उपयोगी है, या पीजीटी जो कॉमर्स का है उनके लिए भी उपयोगी है, या सीए फाउंडेशन वाले के लिए भी ये बेनिफिट है। क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी सेम आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। सीए फाउंडेशन हो, सीएस हो या सीएमए वाले हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कीजिए। जितना भी ग्रुप है, जितना भी स्टूडेंट जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए अप्लाई किए हैं बिजली विभाग में, सबके पास, या जो लेखपाल के लिए अप्लाई किए हैं वो सबके पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन सारे का हेल्प हो सके, उन सभी को बेनिफिट हो सके। चलिए चलते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके है? बिहार स्टेट पावर हाउस कंपनी लिमिटेड के लिए रिक्रूटमेंट जो जूनियर अकाउंट क्लर्क है। दूसरा बिहार लेखपाल है, इसके लिए तो एकदम से अमृत है। क्या बोले? अमृत। बस पढ़ लो, 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, केवल इसी से आएगा गारंटी के साथ। बस ईमानदारी पूर्वक आप एक बार अच्छा से इसको देख लो। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। आज तक एक बार मैं फिर से बता दूं, कोई भी यूट्यूब पर टीचर अकाउंटिंग कंसेप्ट से 45 क्वेश्चन कोई नहीं बताया होगा। हमने बहुत परिश्रम करके इतना सारा ऑब्जेक्टिव इकट्ठा किया है। आप लोग बस अच्छा से देखिए ताकि आपका जो खुशी होगा उसमें मेरा भी खुशी होगा। चलिए आते सीधे क्वेश्चन पर। एक देखिए, लेखांकन सिद्धांत है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? देखिए, मनुष्य द्वारा बनाए गए, मेड बाय मैन, क्या मानव द्वारा बनाया गया? सरकार द्वारा बनाए गए, मेड बाय गवर्नमेंट। कानून द्वारा बनाए गए, मेड बाय लॉ। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमेशा किसके द्वारा बनाया जाता है? इंसान के द्वारा। अकाउंटिंग कंसेप्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? मनुष्य के द्वारा। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या ऊपर से टपकेगा या मशीन में बनेगा? कभी नहीं। जब भी बनेगा तो किसके द्वारा बनाया गया है? इंसान के द्वारा बनाया गया है, हाईली एक्सपीरियंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन सिद्धांत के विभिन्न नाम है। वेरियस नेम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। अब बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या क्या नाम है? मान्यता, एजप्शन, ये तो है ही, ये तो सबको पता होगा। चलिए दूसरा, परिपाटिया, कन्वेंशन, ये भी नाम है। अवधारणा, कंसेप्ट, ये भी नाम है। उपयुक्त सभी, इसका कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? ऑल ऑफ दीज होगा। इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ
दीज, इसको एक एक को ऑब्जेक्टिव आप माइंड में सेट रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के सिद्धांत मान्यता आधारित होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जनरली बेस ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर बेस है बता दो फटाफट, अब तो सब बता सकता है। वस्तुनिष्ठता पर, व्यवहारिकता पर, प्रैक्टिकेबिलिटी पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमेशा किस पर बेस होता है? प्रैक्टिकेबिलिटी पर। हमेशा हर चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाता है, किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, किसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमेशा प्रैक्टिकल दिखाता है। किसी को डाउट है, डाउट हो कमेंट में आप मेंशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लेखांकन को मान्यता है, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंट्स आर, क्या होगा? देखिए विनिमय एक्सचेंज, अवधि पीरियड, माप की इकाई, इनमें से देखिए ऑल ऑफ दी, हिंदी थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, इनमें से सभी होगा, इसका हिंदी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट हो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिएगा, द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यवसायिक लेन देनों को अभिलेखित, अभिलेखित मतलब रिकॉर्ड करना, अभिलेखित करने की विधि को कहा जाता है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। वैसा सिस्टम जिसमें ट्रांजेक्शन को डुअल एस्पेक्ट के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहेंगे? डुअल एंट्री सिस्टम, 2000 लेखा प्रणाली, उसको क्या कहा जाता है? 2000 लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम। किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम का लेखा समांतर उस समय किया जाता है जब रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन, रेवेन्यू देखो कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, रेवेन्यू कब रियलाइज होता है? देखिए उत्पादन पूर्ण होता है, प्रोडक्शन इज जब कंप्लीटेड, जब प्रोडक्शन कंप्लीटेड हो जाए, वस्तु के लिए आदेश प्राप्त होता है, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव कभी नहीं। आगे देखिएगा, वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, गुड्स आर डिलीवर्ड। देखो आप लोग को हम बताए होंगे कंसेप्ट में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आप जाके पढ़िए नोट में, नहीं तो वीडियो देखिए, लिखवाएं कि रेवेन्यू कब रिसीव होगा? वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, कैश रिसीव। इसका सही आंसर क्या होगा? गुड्स आर डिलीवर। जहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का कंसेप्ट आ जाए इसको बाबू रट जाना, ये 100%। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। यदि कस्टमर खाली ऑर्डर कर, जैसे देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड, मान ली कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना लिए तो क्या प्रॉफिट हो गया? और नहीं बिका तब? ऑर्डर फॉर गुड्स रिसीव, मान ली कि कस्टमर कॉल कर दिया कि सर या हमको 10 क्विंटल चावल चाहिए, हमको 50 शर्ट चाहिए, तो क्या केवल ऑर्डर आने से क्या इनकम हो गया? कभी नहीं। इनकम कब होता है? जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लागत अवधारणा से आशय है कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स। अब बताइए कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स, देखिए माल का लागत मूल्य पर विक्रय, सेल्स ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। नहीं, कॉस्ट कंसेप्ट कभी भी सेल्स के लिए नहीं बोलता है।
कॉस्ट कंसेप्ट कभी भी सेल्स के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसीलिए जहां पर सेल देखो उसको कट कर दो। सेल से कॉस्ट कंसेप्ट में कोई मतलब नहीं है। माल का बाजार मूल्य पर विक्रय, देखो ये भी सेल आ गया। सेल्स ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कभी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जहां सेल दिखा उसको सेल को कॉस्ट से कोई संबंध नहीं है कॉस्ट कंसेप्ट का। माल का लागत मूल्य, लागत के प्रतिशत पर विक्रय, सेल्स ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कभी नहीं। यहां पर भी सेल आ गया। कॉस्ट कंसेप्ट को सेल से कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। संपत्ति का पुस्तकों में लागत पर लेखांकन, ये सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, इसका सही आंसर बाबू क्या है? डी है। यहां पर देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट, एसेट को किस पर रिकॉर्ड कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है। किस परिपाटी अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज ईच ईयर? देखो कंसेप्ट बताए हैं, अब आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट खुद करिए फटाफट, इसमें से कौन सा ये कंसेप्ट बता चुके हैं, पूरा डीपली बताए हैं। कौन सा, कौन कंसेप्ट बोलता है कि सेम अकाउंटिंग ईयर प्रत्येक साल पालन करना चाहिए? सतर्कता, प्रूडेंस, पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी, एक रूपता की अवधारणा करता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि जो मेथड का पालन, जिस पॉलिसी का पालन इस साल किए हैं, इसी मेथड का पालन अगले साल भी होना चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है। कोई डाउट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोहरा पहलू अवधारणा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डुअल कंसेप्ट, डुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से क्या है बताइए फटाफट। विक्रय इजकल, क्रय इजकल टू विक्रय, परचेज इजकल टू सेल्स, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं कभी। संपत्ति, देखिए पूंजी प्लस दायित्व इजकल टू संपत्ति, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इजकल टू एसेट, ये सही है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आपका ये सही है। डुअल एस्पेक्ट इजकल टू क्या होता है? एसेट्स होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। एसेट हमेशा किसके बराबर होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। चलिए इसी जितना क्वेश्चन बताएंगे, 45 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से 5 से 6 100% आएगा, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं होता है, 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा गैप का फुल नाम क्या है? देखिए फुल फॉर्म ऑफ गैप, गैप का बताइए पूरा नाम क्या है? तो सब जानता होगा, बीकॉम कर लिया तो थोड़ा तो जरूर जानते होंगे। गैप का क्या नाम है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप खोजिए इसमें से कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए समांतर स्वीकृति लेखांकन नीतियाँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, पॉलिसी जो प्रिंसिपल होता है। समांतर स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई डाउट नहीं। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, यदि इसका ऑप्शन आप पहले से जानते हैं तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना, ताकि हमको भी लगे कि बच्चा सब पढ़ रहा है। कोई भी क्वेश्चन का आपके पास पहले से आंसर हो, कमेंट में आप जरूर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा के कान नहीं कहता। देखिएगा, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, लेखांकन गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा नहीं करता है। ये मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक, ध्यान से देखिए। और बताइए किस कंसेप्ट के अनुसार जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ये किस कंसेप्ट में लिखा गया है? ऑप्शन पर मैं चलता हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर देना। यदि आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में लिखना, ताकि हमको पॉजिटिव लगे कि हम बच्चा सब थोड़ा एक्टिव है पढ़ाई के प्रति। चलिए, उपार्जन की अवधारणा एक्रूअल कंसेप्ट कभी नहीं। लागत अवधारणा कॉस्ट कंसेप्ट नहीं। चालू स्थिति अवधारणा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये भी नहीं। मुद्रा माप की अवधारणा मनी मेजरमेंट, इसका सही आंसर क्या है? डी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है अकाउंट में केवल उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जिसको मनी के रूप में माप सकते हैं, जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसा ट्रांजैक्शन, वैसा इवेंट जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन 12, किस अवधारणा के अनुसार उस लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तक में अभिलेखित किया जाना चाहिए? Which concept required that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in books of account? किस कंसेप्ट के अनुसार वैसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी के रूप में माप सकते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? आप खुद बता दो फटाफट। ये तो सब जानता होगा। व्यवसायिक इकाई बिजनेस एंटिटी कभी नहीं। द्विपहलू अवधारणा ये भी नहीं होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, देखिए सही आंसर दिख गया, मुद्रा की माप पे। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? ये तो सब जानता होगा। कंसेप्ट क्लियर, 5 वीडियो कंसेप्ट के हम बताए हैं, पांचों वीडियो को पूरा देख लो। अब बस कुछ समय है और आप माइंड में आप ये मत रखना टोटल हम पूरा सिलेबस बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस रेगुलर खाली आप वीडियो देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो। चलिए देखिएगा, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? ऑनर को। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस? किस कंसेप्ट के द्वारा जो मालिक को क्रेडिटर माना जाता है, किस कंसेप्ट के द्वारा बताइए फटाफट। अवधि की अवधारणा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इकाई की अवधारणा, यस ये आपका सही है, एंटिटी कंसेप्ट। इसका सही आंसर क्या है? एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? आदत मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट लॉस टू द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? किस कंसेप्ट के अनुसार जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? मैचिंग कंसेप्ट कभी नहीं। मिलान अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कोई नहीं।
एक्रूअल कंसेप्ट, उपार्जन अवधारणा। इसी कंसेप्ट के कारण आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एडवांस, समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस एक्सपेंस, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, इस बार जॉब पक्का। बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर इतने दिन से हम बैंक में लगल हैं, CGL में लगल हैं, लेकिन ये कॉमर्स वाले के लिए बहुत गोल्डन चांस है। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, आपका जॉब पक्का है। क्योंकि आप जस्ट पहले बताए हैं 50 नंबर के केवल अकाउंट आएगा, अब 20 नंबर का कंप्यूटर। और कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? फंडामेंटल कंप्यूटर है, बेसिक है, टेक्निकल नहीं है, सॉफ्टवेयर वाला नहीं है कि दिमाग लगाना है क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आप कंप्यूटर नहीं भी पढ़ोगे ना तो 10 नंबर तो ऐसे मार दोगे। फंडामेंटल कंप्यूटर है, बेसिक है। आप जाकर सिलेबस देखो, या हमने भी बताया सिलेबस, जाकर पढ़िए, फंडामेंटल है, 10 तो ऐसे आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको प्रयास के दिक्कत है, प्रयास करते रहिए। देखिएगा, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? प्रोविजन फॉर। जहाँ भी प्रोविजन दिख गया, एक एक कंसेप्ट दिमाग में आता है, कंजर्वेटिव, प्रूडेंस। प्रोविजन दिख जाएगा तो दिमाग में क्या आता है? एक ही कंसेप्ट, प्रूडेंस। प्रोविजन फॉर, एग्जाम्पल में भी हम कंसेप्ट में जाकर पढ़िए बताए होंगे एक एक एग्जाम्पल। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ड्यू टू कंसेप्ट। प्रोविजन किस कंसेप्ट के द्वारा किया जाता है? बता दो फटाफट। रूढ़िवादिता, सत्कर्ता, अवधारणा के आधार पर, कंजर्वेटिव कंसेप्ट। इसका सही बेटा क्या आंसर होगा? रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के द्वारा। आप लोग जाके देखो, ये हम बताए हुए हैं, टोटल 5 वीडियो बताए हैं कंसेप्ट का। यदि आप पांचों वीडियो यदि अच्छा से ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव अपने आप बना दोगे। बहुत ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अनेकों बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने जूनियर अकाउंटेंट करने के लिए इसको पूछ चुका है। सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बस रिस्क नहीं लेना है, एक एक टारगेट रखना। अर्जुन के जैसा सिर्फ आई, बस टारगेट है कि निकालना, एग्जाम है तो निकालना है, बस एक ही दिमाग में बैठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे देखिए, उपार्जन की अवधारणा आधारित है, एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। बताइए, सबको पता होगा एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। देखिएगा, द्विपहलू अवधारणा पर, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर, लागत अवधारणा पर, कॉस्ट कंसेप्ट नहीं, मिलान अवधारणा पर, मैचिंग कंसेप्ट पर नहीं, नॉन ऑफ दिस। ये हमेशा किस पर बेस होता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। रटते चलिए, यदि कोई भी ऑप्शन का आंसर आपको पता हो ना, कमेंट में आप मेंशन करना, ताकि लगे कि आप एक्टिव हो पढ़ाई के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यस, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसका सही बेटा आंसर क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलो ईच ईयर? ये तो सबको पता होगा। पहले आप ऑप्शन कमेंट में मेंशन करो, जिसको पता है इसका आंसर क्या होगा कमेंट में सब लिखना। पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर नहीं, ये तो नहीं होगा। मटेरियलिटी, ये भी नहीं। कंसिस्टेंसी, यस, एकरूपता। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ही बोलता है कि आप जिस मेथड का पालन इस साल किए हैं
उसी मेथड का पालन आगे भी करना चाहिए। यही कंसेप्ट बोलता है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। देखिएगा, मिलान की लेखांकन अवधारणा का आशय है अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ मैचिंग मीन्स। अब मैचिंग कंसेप्ट का क्या मतलब है, कॉपी में लिखवाएं फटाफट। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में मेंशन करिए। अवधि के लाभ का मिलान विक्रय आगम से होना चाहिए। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर, पहले तो मैचिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट नहीं आता है। मैचिंग कंसेप्ट केवल किसको कंपेयर करता है, एक्सपेंस एंड इनकम को। किसको कंपेयर करता है, एक्सपेंस इनकम, या नहीं तो इनकम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू बोल सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट में पहला नंबर प्रॉफिट नहीं आता है। प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ आ गया ना, क्या लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच। प्रॉफिट का मैच नहीं होता है, मैच एक्सपेंस और इनकम के साथ होगा या एक्सपेंस रेवेन्यू के साथ होगा, प्रॉफिट के साथ मैचिंग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो इससे समाप्त हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, अवधि के लाभ का, देखो फिर से यहाँ पर आ गया, यह प्रॉफिट पीछा नहीं छोड़ रहा है बाबू आपका। अवधि के लाभ का मिलान निवेश से होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच, देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट पीछा करते करते आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच विथ इन्वेस्टमेंट, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक अवधि के व्यय का मिलान दूसरे अवधि के व्यय के साथ होना चाहिए। एक्सपेंसेज ऑफ पीरियड, एक्सपेंसेज ऑफ वन पीरियड टू बी मैच अगेंस्ट एक्सपेंसेज ऑफ अनदर पीरियड। पहला नंबर तो अनदर पीरियड नहीं होना चाहिए। देखिए मैचिंग कंसेप्ट में बताएं, सेम होना चाहिए। यदि 2024 का इनकम है तो 24 का ही एक्सपेंस होना चाहिए, दूसरा पीरियड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, अदर पीरियड, इसका मतलब कि यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अवधि के व्यय का मिलान उसी अवधि के आगम से होना चाहिए। देखो आ गया आंसर, एक्सपेंसेज ऑफ वन पीरियड टू बी मैच अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ, देखो सेम पीरियड। ये बेटा आंसर सही है। 2024 का इनकम है तो 24 का ही रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। इसी साल के इनकम को इसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच किया जाता है। कोई डाउट है? चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर आप लोग में मेंशन करना, क्योंकि बहुत टाइम लगा है इस सारे ऑब्जेक्टिव को अरेंजमेंट करने में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमको भी लगे कि हाँ बच्चा सब बहुत एक्टिव है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएगा, शेयर होगा, तब ना हम लोग के अंदर भी मोटिवेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। इनमें कौन सा आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है? देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन। विच ऑफ दिस इज नॉट ए, बोला, देखो क्या बोला, नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन। अब देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन क्या है, ये बहुत पूछता है। ये आपका सीए में भी पूछा हुआ है। ये आपका कहाँ पर पूछा है? सीए में भी, सीए फाउंडेशन में भी पूछा हुआ है, इंटरमीडिएट में भी पूछा हुआ है, सीएस में भी आया है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन 3 होता है, आप लोग अभी याद कर लेना। इसको शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है? ACG। ये आएगा एग्जाम में, गारंटी के साथ आएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन में 3 चीज होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या याद रखते हैं? ACG। ए मतलब एक्रूअल, सी मतलब कंसिस्टेंसी, जी मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये आप लोग शॉर्ट में याद करना, एग्जाम में आएगा। कुछ पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि सीए के लिए टॉप क्वेश्चन ये है। सीए फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में बराबर पूछता है, आपको भी आएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन में सिर्फ 3 होता है। इसको शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? ACG। ए मतलब एक्रूअल कंसेप्ट, सी मतलब
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जी मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो आपसे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इज नॉट, क्या पूछा है कि इसमें से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन नहीं है, बताइए। चालू व्यवसाय कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, ये तो है ही, अभी अभी हमने बताया। एकरूपता कंसिस्टेंसी, ये भी है, ये भी हम अभी बताए हैं। एक्रूअल, ये भी है, ये मतलब एक्रूअल। कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ये नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी को तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूढ़िवादिता का सिद्धांत खातों में कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव टेक्स इनटू अकाउंट, रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे। चलिए देखिए, भविष्य के सभी लाभ हानि के लिए, देखिए ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, कभी नहीं। कंजर्वेटिव केवल बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले सारे पॉसिबल लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए, बट पॉसिबल प्रॉफिट, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, भविष्य के सभी लाभों के लिए और हानियों के लिए नहीं। देखो क्या बोला, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, उल्टा बोल दिया, ये खाली उल्टे चले आए। लॉस को नहीं, लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट को नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। भविष्य की सभी हानियों के लिए और लाभों के लिए नहीं, यस ये आया। ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट, कंजर्वेटिव यही बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले सारे लॉस को रिकॉर्ड करो, बट प्रॉफिट का रिकॉर्ड मत करो। इसका सही आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट। देखो कंजर्वेटिव में हम बताए होंगे, कॉस्ट कंसेप्ट में लिखवाए होंगे कि स्टॉक को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। स्टॉक को कहाँ पर दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो दोनों में से कम हो। अब ये आपको मन में डाउट हो कि सर आप तो कॉस्ट में लिखवाए हैं, तो कंजर्वेटिव हमेशा कॉस्ट को लेके चलता है। कंजर्वेटिव अभी अभी वीडियो नंबर 5 में बताए हैं, वीडियो नंबर 5 में आप लोग जाके पार्ट 5 में देखो। कंजर्वेटिव में हमेशा सेफ में रहा जाता है, कंजर्वेटिव में हमेशा प्रयास क्या किया जाता है कि हम हमेशा सेफ रहें। तो सेफ रहने के लिए क्या होगा कि कम से कम कॉस्ट पर अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना होगा, तब आप जाके सेफ में रहोगे। आप पार्ट 5 जाके देखो, आपको क्लियर दिखेगा वहाँ पर। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा, एट कॉस्ट प्राइस, एट देखिए लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस, बाजार मूल्य पर एट मार्केट प्राइस, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो कम हो, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच इज लेस। यस, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है। एसेट इजकल टू, देखिए संपत्ति इजकल टू पूंजी माइनस दायित्व, ये तो होता ही नहीं, ये तो सब जाना है कि एसेट इजकल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। संपत्ति इजकल टू दायित्व माइनस पूंजी, कभी नहीं। एसेट इजकल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, नहीं। संपत्ति इजकल टू दायित्व प्लस पूंजी, यस। एसेट इजकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपका सही आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, कोहला के कितने प्रकार की एकरूपता का वर्णन किया।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी डिस्क्राइब बाई कोहलर। कोहलर ने कंसिस्टेंसी को कितने टाइप को बताया? कोहलर के अनुसार कंसिस्टेंसी कितने टाइप का है? तो कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लागत लेखांकन के अनुसार, लागत लेखांकन के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, संपत्तियों का लेखांकन बाजार मूल्य पर, आपका अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑन मार्केट वैल्यू, कभी नहीं। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू पर नहीं। संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य पर, अकाउंट ऑफ एसेट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए, संपत्तियों का लेखांकन बाजार मूल्य, लागत मूल्य पर जो कम हो, अकाउंट ऑफ एसेट ऑन मार्केट एंड कॉस्ट प्राइस विच इज लेस, नॉन ऑफ। इसका सही आंसर ये होगा। अब आपको एक मन में डाउट होगा कि यहाँ पर सर बोले थे कि इसके पहले कि कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम होगा, तो वहाँ पर स्टॉक था। वहाँ पर क्या है? स्टॉक। जब स्टॉक क्लियर लिखे तब ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? देखिएगा, कॉस्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए, एसेट्स ऑन कॉस्ट प्राइस, अकाउंट ऑफ एसेट, यहाँ पर एसेट बोला है। यदि यहाँ पर स्टॉक लिखता, हाँ, अब आपको मन में डाउट होगा कि सर स्टॉक भी तो एसेटे है। इतना दिमाग मत लगाया करो। जब स्टॉक लिखेगा तब ये वाला ऑप्शन में टिक लगाना। लेकिन यहाँ पर एसेट्स बोला है, तो इसीलिए आप लोग जाके देखो, कॉस्ट कंसेप्ट में बताए होंगे कि जितना भी फिक्स एसेट्स है सबको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी फिक्स एसेट है सबको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर। कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट चलिए, देखिए 27 नंबर, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज, बताइए क्या इम्पोर्टेंस है? किसके लिए इम्पोर्टेंस है? निवेशकों के लिए, फॉर इन्वेस्टर्स, लेखापालों के लिए, फॉर अकाउंटेंट्स के लिए, देखो अंकेक्षकों के लिए, एक ऑडिटर्स के लिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑडिटर के लिए इम्पोर्टेंस है, अकाउंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। देखिए, चालू व्यवसायिक मान्यता से आशय है, बताइए मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है? कमेंट में जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही है? व्यवसाय का बंद हो जाना, बिजनेस विल बी क्लोज शॉर्टली, तो ऐसे नहीं होगा। व्यवसाय का प्रारंभ करना, बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड। व्यवसाय का चलते रहना, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यस। आपका सही आंसर क्या है? सी है। कोई दिक्कत? आपको यदि लगे कि ऑप्शन ए है तो आप कमेंट में कहना, ताकि हमको अच्छा लगेगा कि बच्चा सब देख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, समांतर आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन रेवेन्यू, जस्ट ऐसा क्वेश्चन अभी अभी बताएं, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया गया होगा। उत्पादन हो जाता है, प्रोडक्शन इज डन, वस्तु की सुपुर्दगी हो जाती है, गुड्स आर डिलीवर, यस। इसका सही आंसर क्या है? ये जस्ट ऐसा क्वेश्चन अभी रिपीटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, तो मिस्टेक से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती है।
when information about two different enterprise have been prepared presented in a similar manner, the information exhibit the characteristic of योग्यता, वेरिएबिलिटी। देखिए ये बहुत जगह आपको डी बताया जाएगा, अनेकों जगह देखोगे ना तो उसका ऑप्शन डी देगा, लेकिन डी गलत होगा। इसका सही आंसर बहुत सारे टीचर लोग डी बताया है, लेकिन याद रखना है गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा? योग्यता। जब दो कंपनी के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे, एक जैसे अकाउंट में बनाएंगे, तो उसके योग्यता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, वेरिएबिलिटी को दिखाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है। देखिए प्रोविजन, देखो यहाँ पर फिर से प्रोविजन आ गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन बताए ना। प्रोविजन हमेशा किस में किया जाता है? कंजर्वेटिव में। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं? देखो अभी अभी ऐसा बताए हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन? अभी अभी बताए हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजप्शन में 3 होता है, ए सी जी। ए मतलब एक्रूअल, सी मतलब कंसिस्टेंसी, जी मतलब गोइंग कंसर्न। चलिए देख लीजिए क्या है। गोइंग कंसर्न चालू व्यवसाय के अवधारणा, ये तो है ही। निरंतरता कंसिस्टेंसी ये भी है। कंजर्वेटिव आपका नहीं है। एक्रूअल ये भी है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? कंजर्वेटिव। बाकी तीनों तो है ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए 33, किस अवधारणा के अंतर्गत संयोगिक दायित्वों को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट में दिखाया जाता है? जाके कंसेप्ट देख लो। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखें, जाके 5 वीडियो हम बताए हैं कंसेप्ट का, जाके 5 वीडियो देख लो। ये सब तो 2 मिनट चुटकी बजा के आप इसका आंसर निकाल लोगे। देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट एज पर विच कंसेप्ट? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में भी हम बताए हैं पूरे डिटेल से। जो भी वीडियो नहीं देखें जाके देखिए। कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट एज पर विच कंसेप्ट? किस कंसेप्ट के अनुसार? मटेरियलिटी नहीं, फुल डिस्क्लोजर पूर्ण प्रकटीकरण। इसका सही ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट आप जानते हैं ना। ये कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट बनाने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आप जो भी मेथड का उपयोग किए हैं, आप जो भी पॉलिसी का उपयोग किए हैं, उसको आगे भी उसको क्या करना चाहिए? उसको फुट नोट में दिखाना चाहिए। उसको मेंशन करना चाहिए कि हमने इस मेथड का उपयोग किया है, ताकि चेक करने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। एक और पॉइंट बताए हैं कि कोई वैसा इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाए हो, उसको नीचे जाके लिख दो कि इसका ये है, ताकि चेक करने वाले को कोई परेशानी ना हो। उसको इनकम टैक्स में जमा करेंगे तो उसको कोई परेशानी ना हो, उसको एक बार देखने से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 34, देखिए किसी अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू, आहरण मतलब होता है ड्रॉइंग। आहरण मतलब बाबू क्या होता है? आहरण मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग। देखिएगा अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ऑनर ऑफ एन इंटरप्राइज पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के द्वारा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के द्वारा। देखिए एक्रूअल कंसेप्ट कभी नहीं, रूढ़िवादिता कंजर्वेटिव कंसेप्ट नहीं, एंटिटी कंसेप्ट इकाई अवधारणा,
इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। रटिए, जितना रटना पाए आगे रटिए फटाफट। अब देखिए 25 न, देखिए 35, स्वामी को व्यापार के देनदार के कारण माना जाता है। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड क्रेडिटर ऑफ ड्यू टू। प्रोप्राइटर को क्रेडिटर माना जाता है। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? मालिक को, ऑनर को। प्रोप्राइटर को क्रेडिटर क्यों माना जाता है? किसके कारण माना जाता है? बता दो फटाफट। आगम माने आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का नहीं, एंटिटी कंसेप्ट के कारण, इकाई और अवधारणा के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, लागत अवधारणा के अनुसार अस्थाई संपत्ति हमेशा मूल्यांकित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट आर ऑलवेज वैल्यू एट। ये तो सब जान गया होगा। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट को किस पर वैल्यू करेंगे? एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिप्रिसिएटेड प्राइस, नॉन ऑफ दिस। हमेशा किस पर वैल्यू होता है? कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा किस पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37। निम्न में से कौन सा लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? बताइए, इसमें से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कौन नहीं है? द्विपक्ष अवधान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, ये तो है ही, सब जानता है। लागत सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, ये भी है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन नहीं है, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? भौतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, ये भी है। शुद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, ये नहीं है। हमने टोटल 13 को कंसेप्ट बताया है। टोटल हम कितना कंसेप्ट बताए हैं? 13। जाके देखो, कहीं नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आय मापी जाती है। इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ। बताइए, इनकम को किसके आधार पर मेजर किया जाता है? मिलान को अवधारणा के आधार पर, मैचिंग कंसेप्ट के आधार पर, मुद्रा माप के अवधारणा के आधार पर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड कंसेप्ट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? ए होगा। देखिए, निम्नलिखित लेखांकन समीकरण में द्विपक्ष अवधारणा का परिणाम है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तो सब जानता होगा, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर बाबू सी होगा। संपत्ति इक्वल टू क्या होगा? एसेट इक्वल टू बाह्य दायित्व प्लस स्वामी का समता, आउटसाइड लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं फटाफट। देखिएगा, स्वामी के व्यक्तिगत व्ययों का व्यवसाय के व्ययों में सम्मिलित कर लेने से कौन से लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड? वायलेटेड मतलब होता है उल्लंघन करना। हम किस सिद्धांत को, किस प्रिंसिपल को वायलेटेड किया गया? देखिए, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ ऑनर। ऑनर का जो पर्सनल एक्सपेंस है इन द बिजनेस एक्सपेंस। चलिए, ऑनर का एक्सपेंस है और उसको बिजनेस एक्सपेंस मान लीजिए, यह किस अवधारणा का उल्लंघन है? हमने किस अवधारणा का वायलेटेड किया? कॉस्ट कंसेप्ट, लागत सिद्धांत नहीं। अस्तित्व के सिद्धांत, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट को ही बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है।
जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जो मालिक का घर का एक खर्च है, जो मालिक का पॉकेट खर्च है, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट। कोई डाउट है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर फटाफट। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, रूढ़िवादिता का अवधारणा के अनुसार व्यापारिक राहित्यों का मूल्यांकन इस प्रकार होता है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, स्टॉक, देखो यहाँ पर स्टॉक आ गया। स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यू एट, स्टॉक को किस पर वैल्यू करेंगे? लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस, बाजार मूल्य पर। देखिए, बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस, लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो अवधि, देखो लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक हो। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, कभी नहीं। लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, लेखांकन में मुद्रा है। देखिए, इन अकाउंटिंग मनी इज, मनी क्या है? माप का मुद्रा, मेजर ऑफ वैल्यू, मापदंड की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। जितना भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर याद करो मनी का साइन देते हैं। यहाँ पर मनी का क्या होता है? साइन होता है। तब मनी अकाउंट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। मनी अकाउंट का क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन निम्न सिद्धांत के पालन करने का विश्वास दिलाता है। देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज लायबिलिटी इंश्योर एडहेरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। यदि जो ओनर कैपिटल लाता है उसको, देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज ए लायबिलिटी, यदि ओनर कैपिटल लाता है उसको लायबिलिटी के रूप में हम लोग दिखाते हैं। या किस कंसेप्ट के द्वारा? बताइए फटाफट। ये सब जानता होगा। मिलान कंसेप्ट नहीं, चालू व्यवसाय नहीं, गोइन कसा नहीं, डुअल एंटिटी, दोहरे लेखा, डुअल एंटिटी नहीं, व्यापार की पृथक अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। इसका बाबू सही आंसर क्या है? डी है। अब देखिए 44, एक कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है। सिद्धांत के उल्लंघन इंगित करे। द ऑनर ऑफ कंपनी इंक्लूड हीज पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेज इन कंपनी इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट प्रिंसिपल डेट इज वायलेटेड। देखो आ गया ना, ऐसा जस्ट पहले अभी भी बताए हैं। जब ऑनर अपना पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस को बिजनेस के अकाउंट में दिखा दिया तो उन्होंने किस सिद्धांत का उल्लंघन किया? उन्होंने किस सिद्धांत का वायलेटेड किया? अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। लागत सिद्धांत नहीं, कॉस्ट कंपनीज पर नहीं, रूढ़िवादिता अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव नहीं, प्रकटीकरण अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इश्यू नहीं, इकाई अवधारणा। यस, इसका सही आंसर है। एंटिटी कंसेप्ट किसको बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। कभी कंफ्यूजन मत होना। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, यहाँ पर आपका समाप्त होगा। लास्ट है, ध्यान से देखिए। लेखांकन अवित्तीय, अवित्तीय किसको बोलते हैं? नॉन फिनेंशियल, जिसको मनी में
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेखांकन अवित्तीय लेन देनों का अभिलेखन निम्न के कारण नहीं करता। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, अकाउंट में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? उपार्जन अवधारणा एक्रूअल कंसेप्ट का कभी नहीं, लागत अवधारणा कॉस्ट कंसेप्ट नहीं, निरंतरता अवधारणा कंटिन्यूटी कंसेप्ट नहीं, मुद्रा मापन अवधारणा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट याद है ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अनुसार केवल उसी लेन देन को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मनी के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए टॉपिक समाप्त होगा। इसके बाद जो वीडियो जाएगा कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन, इसके बाद कौन सा वीडियो जाएगा? कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन। सारा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।